This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host तारिक खान जावेद. नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ऑयल एंड गैस सेक्टर पे. आपने देखा कि पिछले दिनों स्टॉक मार्केट ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई, टर्नओवर भी बड़े अच्छे हो गए. आज भी मार्केट बहुत अच्छा कर रही है. 14,000 की तरफ ऐसा लगता है कि रवानगी शुरू हो चुकी है. 13,000 सम पॉइंट्स ऊपर आ चुकी मार्केट और आज भी टर्नओवर भी अच्छे हैं. इसी सिलसिले में हमने सोचा कि आज थोड़ी एक दो सेक्टर पे आज ज़्यादा फोकस करके हम बात करें. जनरल बातें हम बहुत करते रहे, तो आज हमने बात करनी है ऑयल एंड गैस सेक्टर पे. और इस सिलसिले में हमने दावत दिया है अली असगर साहब को, जो कि रिसर्च एनालिस्ट हैं यूबीएल फंड मैनेजर पे. और ऑयल एंड गैस इज़ हिज फोटे, इज़ स्ट्रॉन्ग पॉइंट, दैट्स वेयर ही एक्सेल्स एट. पहले तो थोड़ी सी असगर साहब बताइए कि ये जो मार्केट में थोड़ी सी जो इम्प्रूवमेंट आई है उसकी क्या वजूहात हैं, उसके गिरने की क्या वजूहात थे, फिर हम आपके मेन टॉपिक पे आते हैं. मार्केट में जो वॉल्यूम्स वगैरह कम थे एंड मार्केट में एक जनरल मूवमेंट काफ़ी लेसलेस सी थी पिछले 2 सालों से. द मेजर रीज़न फॉर दैट वाज जो CGT 2010 में इम्प्लीमेंट किया गया था, उसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स बेसिकली मार्केट से काफ़ी ज़्यादा गायब हो गए थे. एंड बिकॉज ऑफ दैट मार्केट में वॉल्यूम्स जनरली काफ़ी कम हुए बिकॉज डे ट्रेडर्स की एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा म्यूटेड थी. रिसेंटली बिकॉज ऑफ एग्जेम्पशन ऑफ CGT एंड जो उनके कलेक्शन के रूल्स में थोड़ी नरमी करी गई है, इसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में वापस आते हुए नजर आए. एंड दैट्स द मेजर रीज़न फॉर द अप ट्रेंड इन द मार्केट राइट नाउ. इसमें वॉल्यूम्स भी अगर आप देखें, दे हैव सब्सटैंशियली इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द लास्ट 3 weeks or so. On a normal market, the day traders play a major role, you think, all over the world? Or is it only true for Pakistan? They do because देखें डे ट्रेडर्स की एक्टिविटी हर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दीज आर द ट्रेडर्स दैट एक्चुअली हेल्प इन फाइंडिंग आउट द एक्चुअल मार्केट प्राइस. बिकॉज जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं, दे डोंट यूजुअली बाय एंड सेल दैट फ्रीक्वेंटली. भूल जाते हैं. यही डे ट्रेडर्स होते हैं, दे ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट एंड दे एक्चुअली सेट द प्राइस ऑफ द स्टॉक्स. सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्राइस डिस्कवरी इन द ओवरऑल कैपिटल मार्केट्स. अच्छा, तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे ही होता है. ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है, क्वांटम कम ज़्यादा होता है कहीं पे, मगर दे आर इम्पोर्टेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ को रियलाइज करना. एंड थोड़ी सी अगर आप एक्सप्लेन करें हमारे व्यूअर्स के लिए कि व्हाट सॉर्ट ऑफ टैक्स वाज सपोज्ड टू बी टेकन जिसने लोगों को इतना स्केयर कर दिया, एंड व्हाट इज द रिलीफ व्हिच हैज कम नाउ. बेसिकली जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो सोर्स ऑफ इनकम का था बिकॉज द इन्वेस्टर्स वर रिटेल इन्वेस्टर्स स्पेसिफिकली, वो इन्वेस्टर एक्चुअली asked to file in the returns file करना, coming into the tax net for someone who never has been part of that system, वो थोड़ा एक बहुत बड़ा deterrent हो जाता है for these investors. These are small investors जिनका capital more or less market से ही बना हुआ है and they don't want to get into the taxation system. So अगर आप टैक्सेशन रिटर्न्स फाइल करने के लिए उनको कहते हैं, सिस्टम में आने के लिए कहते हैं, तो फिर दैट बिकम्स अ बिट ऑफ अ डिटरेंट. देन दे मूव टुवर्ड्स अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज लाइक रियल एस्टेट हो गई, सुना कमोडिटी पे बहुत चले, कमोडिटी में चले जाते हैं. जो खासतौर से अगर आप वैसी मंडी से जाके चीज़ें ले लें तो उसमें जाहिर है कोई डॉक्यूमेंटेशन तो है. बट बिकॉज स्टॉक कैपिटल मार्केट्स इन पर्टिकुलरली कराची स्टॉक एक्सचेंज, इट्स मोर कन्वीनियंट, टर्नओवर ज़्यादा आसान है, ट्रांजैक्शन करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है. इस वजह से they usually did prefer this, and the risk because of the real time movement in the market, the risk is relatively lower because you can get out of a position anytime you want. थोड़े बहुत पीमेक्स की तरफ भी गया है, लेकिन I don't know how much. पीमेक्स की तरफ डेफिनेटली आगे जाके पीमेक्स में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आएगी, बट कैपिटल मार्केट्स आर समथिंग दैट ड्राइव ऑल द अदर मार्केट्स इन द ओवरऑल इकोनॉमी. तो अगर कैपिटल मार्केट्स में प्राइस डिस्कवरी सही है, देयर आर पार्टिसिपेशन ओवर देयर, देन डेफिनेटली कमोडिटी मार्केट्स वुड बी द नेक्स्ट स्टेप इन दैट. अच्छा, ये जो आप ये कह रहे हैं कि जो अनसर्टेनिटी थी थोड़ी बहुत, वो अब नहीं रही, SRO आप समझते हैं कि आ जाएगा? बेसिकली अब जो लेटेस्ट क्लैरिफिकेशन आई है FBR की तरफ से, उसमें ये है कि SRO के थ्रू ये अमेंडमेंट नहीं हो सकती बिकॉज व्हाट दे आर सेइंग कि 2 साल तक आप कोई भी सोर्स ऑफ इनकम पे कोई क्वेश्चन नहीं होगा. नाउ अकॉर्डिंग टू FBR SRO नहीं आएगा, मगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक 8th स्केड्यूल आ जाएगा. राइट जी, एक 7th स्केड्यूल है जो बैंकिंग सेक्टर की टैक्सेशन के ऊपर है. अच्छा. स्केड्यूल 8 वुड बी फॉर टैक्सेशन ऑफ कैपिटल मार्केट्स एंड दैट वुड कवर ऑल द मॉडुलैरिटीज ऑफ करंट टैक्सेशन. जो भी अग्रीमेंट्स हुए थे KSE के अंदर डॉक्टर हफीज शेख के बीच में और मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच में, उनको एक्चुअल स्टेट में और SECB के प्रपोजल्स को जितनी भी एक्यूरेटली पोर्ट्रे कर सकते हैं
उस 8th स्केड्यूल में करने का इनका प्लान है, एंड दिस वुड बी एप्लीकेबल फ्रॉम अप्रैल. Do you think this can be done within March so that it becomes applicable? According to FBR is confident enough, SECP is confident enough, so let's hope so that goes through, and majorly एक schedule ही introduce करवाना है, and most probably it would be done in that time period. अच्छा, चलो, तो आपको इतने कोई कंसर्न नहीं है? इतना कंसर्न नहीं है, because if FBR, SECP and the market is on the same page on this, then there shouldn't be a big problem. अच्छा, और ये लोग एक और जो ऑप्टिमिज्म बयान कर रहे हैं वो ये है कि जो रिसेंट सेनेट इलेक्शन हुआ उसमें पीपल्स पार्टी थे और उनके इत्तेहादियों ने अच्छे नंबर्स गेन किए, अपने हफीज साहब भी सेनेटर बन गए, बीच में तो एडवाइजर बन गए थे, तो दिस ऑल गिव्स कॉन्फिडेंस टू द गवर्नमेंट टू डू थिंग्स, एंड एक जो बहुत बड़ा स्टेप उन्होंने लिया है जिसको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड, कि इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन के सिलसिले में जो बड़े बोल्ड स्टेप्स लिए गए, खासतौर से ये कहना कि 1200 जो चीज़ें नेगेटिव लिस्ट में वो एंड ऑफ द ईयर ख़त्म हो जाएंगी, स्पन आउट वेरी रैपिड एक्चुअली डेवलपमेंट, सेफ्टा के अगेंस्ट तहत हमें 13 तक ख़त्म करना था, ये 1 साल पहले करने की बात। इसमें एक गवर्नमेंट की सस्टेनेबिलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज दिस गिव्स कॉन्फिडेंस टू द इन्वेस्टर्स कि अब चले 1 साल तक कोई पॉलिसी चेंज नहीं आएगा। सही बात आपने। बिल्कुल, अभी अगर आप देखें ना कि अभी चांसेस थे कि अक्टूबर में इलेक्शंस हो जाएंगे जनरल, मगर अगर सेनेट में इतनी स्ट्रॉन्ग शोइंग है एंड अगर कोalition के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है पीपीपी की एंड दे हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द कोalition, देन दिस गवर्नमेंट कैन गो ऑन एंड कंप्लीट इट्स टर्म एंड द इलेक्शंस कुड टेक प्लेस इन मार्च, बिकॉज गिलानी साहब का जो लास्ट स्टेटमेंट आया था उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि देयर विल बी नो इलेक्शंस एंड देयर विल बी नो केयरटेकर गवर्नमेंट इन द शॉर्ट टर्म। देखिए ना, इतनी स्ट्रॉन्ग इनकी अब प्रेजेंस इनफैक्ट कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो गई है, अब तो वो कंसर्न हो रहा है कि डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप ना हो जाए, तो दैट इज़ ए गुड थिंग। एंड नाउ अगर जो सबसे कंट्रोवर्शियल इशू है इंडिया से ट्रेड का, उस पर अगर वो इतने बड़े बोल्ड स्टेप ले सकते हैं तो और चीज़ों पे जो लैगिंग हम हैं उस पर भी ले सकते हैं, बिल्कुल। एंड दैट विल आल्सो होल्ड ट्रू फॉर व्हाट यू आर सेइंग के टैक्स रूल्स चेंज कर देंगे। इंडिया के साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन पे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज की काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स भी आए हैं, एंड फॉर द गवर्नमेंट टू एक्चुअली गो अगेंस्ट ऑल दीज फैक्टर्स एंड टेकिंग अ स्टेप, बिकॉज इन द लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग ऑन थिंग्स दैट यू आर नॉट गुड एट इज़ अ गुड थिंग, मगर ये है कि शॉर्ट टर्म में आपको इस तरह की चीज़ें नजर आएंगी कि इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स की तरफ से प्रेशर आएगा, लॉबिंग होगी थोड़ी सी, एंड देन कुछ रिजीम्स वगैरह टैक्सेशन वगैरह में चेंजेस आएंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी इन द शॉर्ट टर्म, बट ऑन ओवर द लॉन्ग टर्म दिस वुड बी गुड फॉर द ओवरऑल इकोनॉमी ट्रेड की साइड से, एंड देन द ट्रेड वुडंट बी जस्ट वन अवे, इट वुड गो बोथ वेज, एंड देन अब इस वक्त जो स्मगलिंग वगैरह भी होती है इंडिया से, दैट वुड आल्सो बी डॉक्यूमेंटेड एंड दैट वुड कम थ्रू द फॉर्मल चैनल्स। वो भी गवर्नमेंट को टैक्स जो भी मिलेगा, कम मिलेगा ज़्यादा मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, अभी तो वैसे ही आ रही हैं चीज़ें। अच्छा, अब आते हैं आपके मेन टॉपिक पे, हाउ इज़ द ऑयल एंड गैस सेक्टर। चले ऑयल से शुरू करते हैं, विद इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ही हम बात कर लें अगर, कि ये जो और सेक्टर्स खासतौर से फर्टिलाइजर सीमेंट को बड़ा हमने हाईलाइट होते हुए देखा, हाउ इज़ द रिकवरी इन द ऑयल एंड गैस सेक्टर ड्यूरिंग दिस इंक्रीज? अभी जो ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैव बीन डूइंग रियली वेल ड्यूरिंग द पास्ट 1 मंथ। द मेजर रीज़न इसका यही है कि ऑयल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करी हैं, अराउंड $110 से $122-23 पर बैरल तक चली गई हैं विद इन अ वेरी शॉर्ट टर्म। तो हायर द प्राइस दे बिकम बेटर, द प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीजेस। डेफिनेटली इनका एक कैप होता है ऑयल एंड गैस कंपनीज का कि ऑयल प्राइसेस इससे ज़्यादा बेसिकली उनको नहीं मिलेंगी, बट अगेन उस पर इंक्रीज़ होने पे इनको जनरली एक फ़ायदा ही होता है, बिकॉज अगेन द प्राइसेस इंक्रीज, दे गिव अ डिस्काउंट, विंडफॉल लेवीज गवर्नमेंट को जाती हैं, मगर जो बचता है नेट ऑन नेट इनको फ़ायदा ही होता है। एंड देन ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसके हिसाब से गैस प्राइसेस जो एडजस्टेबल होती हैं एवरी 6 मंथ बेसिस पे वो भी बढ़ जाती हैं, तो ओवरऑल ईएनपी कंपनीज को इसका फ़ायदा ही होता है। अब जैसे ईएनपी कंपनी हम कोई ले लें, ओजीडीसी ले लें या पीपीएल, पीओएल वगैरह, तो ये जो इनको जो तेल या गैस निकलता है ये क्या गवर्नमेंट को बेचती है? बेसिकली अगर ऑयल एंड गैस किसी भी ऐसी फर्म को निकलता है, जैसे वो लेट्स से ओजीडीसी में मिलता है, अब ओजीडीसी के पास ऑयल बेचने के लिए ऑप्शंस हैं, बिकॉज दे हैव टू सेल टू एनी ऑफ द रिफाइनरीज ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। अच्छा, एनी रिफाइनरी, एनी रिफाइनरी, देन दीज नहीं, इनका कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं विच रिफाइनरी, इसमें काफ़ी सारी चीज़ होती है कि लिक्विडिटी आजकल इस चेन में बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनी हुई है बिकॉज ऑफ द सर्कुलर डेट, कि कौन ऑन टाइम पेमेंट्स कर देता है, किसके साथ रिलेशनशिप्स बने हुए हैं, देन स्ट्रेटिजिकली कौन सी का रिफाइनरी ज़्यादा क्लोज है। फॉर एग्जांपल अब
field that is producing in the northern region would prefer supplying to Attock refinery because of its close proximity with it. Exactly. इस तरह गैस में होता है कि गैस अगर आप किसी भी ENP कंपनी को बेचनी है तो वो SNGPL को बेचेगी या SSGC को, जो दो मेन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनमें से किसी एक। वहाँ पे कंस्ट्रेंट है, वहाँ पर कंस्ट्रेंट है, मगर ये कंस्ट्रेंट भी अब थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म हो रहा है बिकॉज नाउ इन द लेटेस्ट पेट्रोलियम पॉलिसी ENP कंपनीज कैन सेल देयर गैस टू एनी ऑफ द फर्टिलाइजर और पावर डायरेक्टली, बट उस पर उनको थोड़ा सा डिस्काउंट करके यानी थोड़ा टैक्सेशन गवर्नमेंट को देके एंड देन दे कैन सप्लाई। जैसे भी एंग्रो का मसला आया हुआ था कि उनको प्लांट लग गया, उनको गैस नहीं लगा, हालांकि उसी इलाके में गैस फील्ड्स हैं, बिल्कुल है, मगर दैट फिट्स इनटू स्विस साउदर्न और नॉर्दर्न and they cannot sell directly to Anglo. Basically इसमें priority overall काफ़ी ज़्यादा important होती है because you have limited gas supply right now. There is no question about that कि आपके पास बहुत बड़ा एक गैस का deficit खड़ा हुआ है. Now what is your preference? Power है, fertilizer है, and then आपके पास एक overall consumers हैं, ठीक है? अगर आप consumers and power को देते हैं तो फिर then there is shortage for fertilizer. And then अगर आप फर्टिलाइजर एंड पावर को प्रेफरेंस देते हैं then there is shortage for the consumers and the industries में टेक्सटाइल भी आ जाता है and बाकी CNG वाले आ जाते हैं वो सब। So then again अभी हमने देखा है कि CNG के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ करी हैं इन्होंने, सप्लाई कम कर दी है, प्राइसेस बढ़ा दी हैं एंड देन CNG किट्स की इंपोर्ट रोक दी है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं कि दे आर ट्राइंग टू लिमिट द यूज़ ऑफ CNG इन द सेक्टर्स दैट आर नॉट प्रोडक्टिव। बट नो नॉट प्रोडक्टिव तो है, लेकिन दैट्स वेरी अनपॉपुलर डिसीजन बिकॉज इट इम्पैक्ट्स द जनरल पब्लिक। देखिए जब गैस बंद होता है, बसें नहीं चलती जो कि दे आर कन्वर्टेड टू गैस, उससे अटेंडेंस ऑफिसर्स में प्रॉब्लम हो जाती है, इंडस्ट्रीज में प्रॉब्लम हो जाती है एंड इट वास्टली रिफ्लेक्ट्स द impacts the masses. देखिए एज अ नेशन वी हैव टू टेक सम वेरी अनपॉपुलर डिसीजंस टू गेट आउट ऑफ दिस मेस। जो सर्कुलर डेट का मसला है, उससे जो गैस डेफिसिट का मसला है, इस तरह के अनपॉपुलर डिसीजंस हमें लेने पड़ेंगे। अगर नहीं लेंगे तो ये मसला बढ़ता ही चला जाएगा, देयर इज़ नो एंड टू इट। सही है, अगर आप बात करते हैं IP गैस पाइपलाइन की, दैट विल टेक अ व्हाइल, 2-3 साल लगेंगे और 2-3 साल में आप की जो डेफिसिट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता ही जाएगा। अगर आप LNG की बात करते हैं तो LNG का आपको पहले टर्मिनल बनाना है, दैट विल टेक अराउंड अ ईयर। उसके बाद अगर आप इंपोर्ट भी करते हैं तो LNG इज़ नॉट दैट चीप, ओके। LNG की पर MMBTU प्राइस अराउंड आपको $14 से $15 पर MMBTU पड़ती है। आपकी जो लोकल सप्लाई है वो मैक्सिमम $6 पर MMBTU पे आपको मिल जाती है। सो देयर इज़ अ ह्यूज कॉस्ट गैप एज वेल। तो अगर आप LNG अगर आप इनको सप्लाई करेंगे CNG वालों को, दे वोंट फाइंड इट फीजिबल। एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट कैन नॉट एनी मोर सब्सिडाइज दीज एक्सपेंडिचर्स। गवर्नमेंट हैज टू गेट आउट ऑफ दिस सब्सिडी। गवर्नमेंट को विदाउट सब्सिडी भी हुकूमत चलाना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, तो सब्सिडीज तो बिकॉज इस दफा पूरे साल में कुछ 70 बिलियन तो आपने पावर सेक्टर को सब्सिडीज दे दी। 70 बिलियन इज अ बिग अमाउंट अगर आप पूरे बजट के कॉन्टेक्स्ट में देखें। These kind of subsidies really do hurt the deficit. I heard कि जो अभी फर्टिलाइजर की शॉर्टेज हो गई बिकॉज ऑफ गैस शॉर्टेज, तो उसको फिल करने के लिए हम इंपोर्ट कर रहे हैं फर्टिलाइजर। बिल्कुल, उस पे क्या गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है? बेसिकली गवर्नमेंट तो जो इंपोर्ट करेगी उनको तो फुल कॉस्ट देनी है, सही है। क्योंकि बाहर वाला कोई आपको इस तरह की वो नहीं देगा। यूजुअली जो सऊदी से आप साबिक से करते हैं इंपोर्ट, दे गिव यू डिफर्ड पेमेंट ऑप्शन के आप चलें थोड़े टाइम बाद करेगा, मगर पेमेंट तो आपको फुल कॉस्ट की करनी है। फिर जब वो फर्टिलाइजर आ जाता है, वो जो ना जिसका आई हैव बीन अ बैंकर फॉर लॉन्ग टाइम इन सऊदी अरेबिया, कभी भी मैंने कोई ऐसा डील नहीं देखा कि कोई फ्री डिफर्ड पेमेंट देता है। द इंटरेस्ट कॉस्ट और डेफिनेटली होता है, मिनिमल होता है। बैंक का जो वो होता है ना, दो चीज होती है उसमें, एक तो इंटरेस्ट कॉस्ट होता है और बैंक से वो लेते हैं गारंटी में। मैं बहुत करता हूँ ये काम कि वो कहते हैं कि जी आप इसको कंफर्म करें LC को, पाकिस्तान की LC है, नेशनल बैंक की LC है। वी डोंट नो आफ्टर 3 months नेशनल बैंक इज देयर और नॉट, सो बेटर यू गिव अ स्टैम्प टू अस दैट यू गारंटी दिस पेमेंट सो दैट वी स्लीप विद आवर। तो वो सारे कॉस्ट जो है ना वो बिल्ड कर देते हैं। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल खाम ख्याली है कि जी वो डिफर्ड पेमेंट इज अ बिग फेवर। नो, इट्स नॉट अ बिग फेवर। The country risk is paid for, the interest, the time differential जो है पैसे का वो भी paid for होता है। There is always a different price for the cash and deferred payment, सबको पता ही हो। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जो सब्सिडी देनी पड़ रही है अभी वो खासी बड़ी होगी आपके ख्याल में टू कीप द प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर बेसिकली? डेफिनेटली, क्योंकि आपको फर्टिलाइजर की प्राइस एक लेवल पे रखनी है बिकॉज फार्मर्स इतनी ज़्यादा कॉस्ट, बिकॉज लास्ट ईयर अगर आप देखें तो फार्मर्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑलमोस्ट डबल हो गई है बिकॉज ऑफ द यूरिया प्राइसेस, बिकॉज ऑफ द ट्रैक्टर प्राइसेस एंड अदर रॉ मटेरियल प्राइसेस। तो गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड टू पुट फार्मर्स इन एनी मोर प्रेशर बिकॉज अगर आप इतना प्रेशर डालेंगे, ऑल्दो आपके पास अच्छी खासी स्टॉक्स है कमोडिटीज़ के राइट नाउ, मगर आप आगे जाके अगर आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो फार्मर्स माइट नॉट बी विलिंग टू प्रोड्यूस दैट मच एंड दैट माइट क्रिएट शॉर्टेज एंड एट द एंड ऑफ द डे दैट माइट इंक्रीज योर इम्पोर्ट्स ऑफ ग्रेन्स और अदर कमोडिटीज़। जी जी।
सो ये है कि गवर्नमेंट हैज़ टू कीप इट एट स्टेबल, थोड़ा थोड़ा पास ऑन करेगी वो, बट दैट विल टेक टाइम बिकॉज फार्मर्स आर नॉट। हम मज़ीद कंटिन्यू करेंगे, लेट्स वी हैव टू टेक अ स्मॉल ब्रेक। नाज़रीन हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। हम आज बात करें जनरली स्टॉक एक्सचेंज पे और ख़ास तौर से हमारी आज एम्फेसिस है ऑयल एंड गैस सेक्टर पे। हमारे साथ मौजूद है अली असगर साहब जो कि यूबीएल फंड मैनेजर्स के एक रिसर्च एनालिस्ट हैं और ऑयल एंड गैस इज़ स्ट्रॉन्ग फील्ड। अली असगर ने एक बात बहुत अहम बताई है अभी हमें डिस्कशन में फर्स्ट हाफ में, वो ये है कि ये जो कैपिटल गेन टैक्स के सिलसिले में एसआरओ आ रहा है वो शायद एसआरओ के सूरत में वो लीगली पॉसिबल नहीं है, इसलिए टैक्सेशन का जो निज़ाम है उसमें एक अमेंडमेंट आ रही है और एक 8th अमेंडमेंट लाके कैपिटल मार्केट की जो टैक्सेशन है उसके निज़ाम को ऐसा बनाएंगे कि ये जो रिलीफ देना चाह रही है गवर्नमेंट के एक आम इन्वेस्टर से ये ना पूछा जाए कि वो पैसे कहाँ से लाया और क्यों लाया, तो इस तरह से ये मैकेनिज्म आ जाएगा। एंड ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि गिवन द फैक्ट कि द गवर्नमेंट हैज़ बिकम स्ट्रॉन्ग आफ्टर द सेनेट इलेक्शन और हमारे हफीज़ साहब भी सेनेटर बन चुके हैं अब, तो ये जो चेंज आनी है एसआरओ की सूरत में आए या इनकम टैक्स के लॉ के अमेंडमेंट के सूरत में आए, ये 1 अप्रैल तक आ जाएगी, यानी विद इन द मंथ दिस विल बी फाइनलाइज्ड। ऑयल एंड सेक्टर पे हम अली असगर से बात कर रहे हैं, इस पर कंटिन्यू करते हैं। अली साहब आप बता रहे थे कि कौन सी कंपनीज हमारे यहाँ हैं जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में है और कहाँ कहाँ वो बेचती हैं। पहले तो मुझे आप बताइए कि आपने एक बात कही थी कि ऑयल कंपनीज विल बी प्रॉब्ली अलाउड इन फ्यूचर टू सेल देयर गैस वेयर दे वांट इंस्टेड ऑफ बीइंग लिमिटेड टू स्वीट साउदर्न और नॉर्दर्न। इस पे क्या पेशरफ्त हो रही है और हाउ दैट विल बी डन इफ इट इज डन? इसमें इन्होंने पेट्रोलियम पॉलिसी 2011 जो थी अब नाउ 2012 के नाम से आएगी, उसमें इन्होंने एक ये क्लॉज डाल दिया है कि नाउ E&P कंपनीज दैट वांट टू सेल देयर गैस टू एनी थर्ड पार्टी, दैट कुड बी एनी कॉर्पोरेट, दे कैन डू इट। बट इसमें ये है कि इनको थोड़ा सा बेसिकली जो कंपनी बाय कर रही है उसको एक टैक्सेशन की सूरत में गवर्नमेंट को भी एक सेस देना पड़ेगा। लेकिन अभी जैसे ये 2 कंपनीज ही हैं उनके पास, तो एक सॉर्ट ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी भी हो गई ना, कि उनको पता है कि जितने गैस मुल्क में होगा वो उनके पास आ जाएगा, दे हैव टू प्रायोरिटाइज एंड डू थिंग्स। मगर इफ दिस लीकेजेस कम्स इन, कि पता चला एक नया ऑयल फील्ड आया उसने मिसाल के तौर एंग्रो को भेज दिया, तो हु विल ऑगरा विल कंट्रोल? इसमें देखिए इसमें कोई इतना बड़ा मसला इसलिए नहीं है क्योंकि बेसिकली अगर एंग्रो को गैस खरीदनी है तो वो SNGPL से खरीदेगा, तो अगर आप बीच में से एक थर्ड पार्टी ख़त्म करके अगर एंग्रो चाह रहा है कि उसको कांस्टेंट सप्लाई मिलती रहे ओवर द पीरियड, तो इसमें कोई बुराई नहीं है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो SNGPL से राउट होकर गैस एंग्रो को मिलती, अगर वो डायरेक्टली मिल जाए तो ओगरा मौजूद है जो कि ओवरऑल डिमांड सप्लाई को जो है ना वो जान रहा है, पहचानता है। दीस प्राइसेस आर रेगुलेटेड, जो ओगरा है हर 6 मंथ बेसिस पे ये प्राइसेस नोटिफाई करता है E&P कंपनीज की जो हर फील्ड की एप्लीकेबल प्राइसेस होती हैं। अच्छा, तो उसमें रेगुलेटर इज देयर, these two are vendors basically, SNGPL है ना, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर्स है, होलसेलर्स हैं या जो कह लें आप, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट माइट हेल्प, है ना? दैट माइट हेल्प एज वेल बिकॉज अगर आप फर्टिलाइजर को देख लें कि एनवेन का जो नया प्लांट था एंग्रो का, वो काफ़ी टाइम तक बन रहा बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी ऑफ गेटिंग गैस। अगर इस तरह का कोई अरेंजमेंट होता है देन दे कैन एक्चुअली ऑपरेट एट अ मच बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। इसी पे हम बात कर रहे थे कि टू मीट द शॉर्टेज ऑफ यूरिया गवर्नमेंट हैज़ बीन इम्पोर्टिंग यूरिया। आपने बताया कि इम्पोर्टेड प्राइस जो है शायद 2400 रुपये पर बैग है और हमारी लोकल 1600, 800 रुपये का गैप है, तो somehow the other government is sort of subsidizing this. तो इसकी वजह से गवर्नमेंट पे एक फिस्कल प्रेशर आ रहा है, तो गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि इस चीज़ को रिलीफ दिलाया जाए। तो अगर जैसे एंग्रो का प्लांट अगर चलने लगता है फुल टाइम तो शायद जो इम्पोर्टेड क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो that I think you think that is an incentive for the government to deregularize this? That is an incentive for the government, but right now gas shortage is the main problem. अगर गवर्नमेंट के पास गैस होती तो वो कभी इस चीज़ से पीछे नहीं हटता कि फर्टिलाइजर सेक्टर को पूरी गैस मिले।
बट राइट नाउ द सप्लाई इज सच सो कंस्ट्रेंड कि गवर्नमेंट कैन नॉट सप्लाई इट टू एवरीवन. सो इसमें कभी किसी को कम दे दी, कभी किसी को ज़्यादा दे दी, इस तरह दे आर पुटिंग इन अ बैलेंसिंग एक्ट राइट नाउ. तो वो एक इशू है. सो डेफिनेटली गवर्नमेंट तो ये चाहेगी कि इंपोर्ट कम करनी पड़े, फॉरेन एक्सचेंज ज़रा बच जाए, यहाँ पर ही सब्सिडी दे के मामला ख़त्म हो जाए. मगर राइट नाउ द सिचुएशन इज सच कि ऐसा करना पॉसिबल हो नहीं रहा. अच्छा, यू डोंट सी एनी पॉसिबिलिटी कि गवर्नमेंट जो सब्सिडी हटा दे और यूरिया की कीमत बढ़ जाए? इन द लॉन्ग टर्म येस, ऐसा करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, बिकॉज इतनी सब्सिडी देना और इट्स अनसस्टेनेबल फॉर एनी बजट. सो स्लोली एंड ग्रेजुअली गवर्नमेंट जैसे जैसे लोकल फर्टिलाइज़र वाले अपनी प्राइसेस बढ़ा रहे हैं तो वो गैप ऐसे ही रिड्यूस होता जा रहा है. एट वन टाइम यू सॉ दिस गैप कम डाउन टू अराउंड 300 रुपीज़ जब प्राइसेस यूरिया की कम थी इंटरनेशनल मार्केट्स. सो नाउ इट हैज़ गॉन अप रिसेंटली. मगर ये है कि ये गैप कम करती रहेगी गवर्नमेंट, थोड़ा थोड़ा करके पास ऑन करेगी हर बजट के अंदर. हाउ विल द एग्रीकल्चरिस्ट टेक इट? देखिए, agriculturists make a lot of noise anytime any such move is there, because they have, as we all know, they have a very strong lobby. तो वो कुछ एहतजाज करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बातें करते हैं. जैसे इस दफ़ा हमने देखा था कि ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स पे जो टैक्स लगा था उसके बाद प्रोडक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गई थी. जो बड़े दो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा धमकियाँ दी थी कि हम एम्प्लॉयज़ को निकाल देंगे, हम बंद कर देंगे. So these parties have a lot of leverage in the government. तो वो इस तरह की चीज़ें वो विड्रॉ कर दिया गया. 16% था, 5% कर दिया गया. तो काफ़ी सब्सटैंशियली इसको कम कर दिया गया. कीपिंग यू के फर्टिलाइजर प्राइसेस बढ़ी हैं एंड बाकी सारी कमोडिटी प्राइसेस बढ़ी हैं. सो जो फार्मर्स हैं उनको एक रिलीफ मिलना चाहिए. अच्छा. सो उस सूरत में उन्होंने काम करवाया. सो reaction from the agriculture sector overall, the landlords and everything, it's going to be a bit harsh. But government has to actually take in these kind of measures to actually go in the right direction. अली साहब, आपके प्रेजेंस का फ़ायदा उठाते हुए मैं अपने नॉलेज के लिए, अपने व्यूअर्स की नॉलेज के लिए एक ओवरऑल पिक्चर समझना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर ऑयल, व्हाट इज़ आवर टोटल प्रोडक्शन लोकली, व्हाट इज़ आवर टोटल रिक्वायरमेंट फॉर गैस एंड व्हाट इज़ आवर प्रोडक्शन, how much is imported? थोड़ा सा ये right now for example गैस की जो शॉर्टेज है normally 1 to 2 BCF million cubic feet per day. 2 का गैप है? 1 से 2 depending on the season. for example winters में डिमांड बढ़ जाती है. जैसे आजकल सर्दियों में 2 बिलियन था. बिल्कुल 2 बिलियन था. अब ये कम हो के 1 बिलियन तक तो रह ही जाता है. सो ये एक जो गैप है ये हमारी गैस के उसमें. ठीक है. तो दैट मीन्स कि व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन एंड व्हाट इज द टोटल total production and demand that really does vary from time to time. मगर जो deficit है that's the key number that we look at in this industry. मैंने सुना था 6 और 4 का कुछ हिसाब है. Exactly. इसी 4 का प्रोडक्शन है, 6 की कंजम्पशन है सर्दियों में चलता है. तो वहाँ पे 2 का गैप है. और पेट्रोल साइड पे या ओवरऑल पेट्रोल साइड पे अगर आप देखें तो जो रिसेंटली तक था कि रिफाइनरीज वर प्रोड्यूसिंग एट अ प्रीटी गुड कैपेसिटी. रिफाइनरीज जब से सर्कुलर डेट का मसला शुरू हुआ है, रिफाइनरीज अपनी प्रोडक्शन काफ़ी कम कर दी है. एट वन टाइम दीज रिफाइनरीज वर ऑपरेटिंग एट 90%, 100% फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. राइट नाउ दीज रिफाइनरीज आर ऑपरेटिंग एट 60, 65, मैक्सिमम 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. तो उस वजह से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो पेट्रोल है, डीजल है, इनकी जो सप्लाई है इन द लोकल मार्केट वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है. इस वजह से हमने देखा है कि PSO हैज़ टू डायरेक्टली इम्पोर्ट दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम कोई पेट्रोलियम कंपनी. ठीक है. तो वहाँ से इस वजह से ये डेफिसिट जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया. वरना पहले ये होता था कि जो डेफिसिट आता था वो क्रूड ऑयल का आता था और क्रूड ऑयल का जो डेफिसिट होता था वो रिफाइनरीज इंपोर्ट करके पूरा कर लेती थी ज़्यादातर. अच्छा. और PSO को थोड़ा बहुत इंपोर्ट करना पड़ता था. बट राइट नाउ द सिचुएशन इस तरह हो गई कि अराउंड 40% क्रूड ऑयल प्लस POL ये इंपोर्ट के थ्रू करना पड़ता है पूरा अराउंड. अच्छा. और वो आप ये कह रहे हैं कि क्रूड का थोड़ा कम हो गया और POL प्रोडक्ट्स जो डायरेक्ट, बिकॉज इसमें मार्जिन भी होता है ना. जाहिर है क्रूड की प्राइस कम होगी एंड प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा होगी बिकॉज रिफाइनरी अपना ही मार्जिन लगाएंगे. तो यहाँ कम से कम उसको रिफाइन करेंगे तो कुछ वैल्यू ऐड करेंगे. $1-2 $3 पर बैरल इस पे बन जाता है ना, बच जाता है. अब वो काफी बढ़ गया. ये इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे इम्पोर्ट बिल पे है. बिल्कुल. बिकॉज कितना पड़ा होगा बिल? बिकॉज आप देख लेना, बिकॉज ऑयल प्राइसेस जब से बढ़ना शुरू हुई हैं उस वक्त से हमारा ट्रेड डेफिसिट कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है. एंड इसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट एंड देन हमारी करेंसी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आई हुई है रिसेंटली. सो उसका इम्पैक्ट अराउंड, अगर आप ट्रेड डेफिसिट पे देखें तो पूरे साल की इंपोर्ट बिल आपका बन रहा है एक्सपेक्टेड जो है इस साल का वो $40 बिलियन तक का बन रहा है. राइट.
आपकी जो एक्सपोर्ट्स है वो अराउंड $26 बिलियन तक की हो जाएंगी. सो यू हैव अ डेफिसिट ऑफ 14 बिलियन. Out of that, how much is the import of oil? Import अगर आप टोटल इम्पोर्ट बिल में से निकाल लें तो अराउंड 60% तक, तो 60 to 70% इज ऑयल. Oil. Well, that's very huge. सही है. तो ये जो अब ये जो हम गैप्स देख रहे हैं इतने बड़े, चलिए हम पहले गैस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि गैस आज का बड़े ईरान की वजह से बड़ा वो हुआ है, पोलिटिसाइज्ड भी हो रहा है, इंटरनेशनली भी हो रहा है. अमेरिका कह रहा है ईरान से आप ये गैस नहीं लें बिकॉज ईरान पे सैंक्शंस लगने वाले हैं, ईरान इज नॉट ए रिलायबल सप्लायर. रीज़न ये दे रहे हैं कि ईरान रहेगा ही नहीं या ईरान इतना डिस्टर्ब हो जाएगा कि आपको सप्लाई तो मिलनी नहीं है, तो प्लीज डोंट गो फॉर दैट. हाउ मच इज दिस गैस वी आर ट्राइंग टू थिंकिंग ऑफ इम्पोर्टिंग फ्रॉम ईरान, एंड विल दिस मीट द गैप विच वी वर टॉकिंग अबाउट? देखिए ईरान से एक्सक्यूज मी, ईरान से जो गैस सप्लाई अरेंजमेंट्स हैं ये अराउंड 1 to 2 BCF तक ये 1 to 2 BCF. ये पूरा हमारे अभी हमारा डेफिसिट है, मगर ये डेफिसिट हमारा बढ़ता जाएगा हर साल. जब तक वो आएगा तो हमारा 3-3.5 BCF हो जाएगा, तो नेट और नेट हमारा 1.5 BCF तो रहेगा. बट इस डेफिसिट को इसी लेवल पे सस्टेन करने के लिए हमें नई प्रोडक्शन चाहिए एंड कहीं ना कहीं से और सप्लाई चाहिए. कतर गैस की जो बात चल रही है, LNG देखिए, वो तो LNG है. LNG है या कतर से जो गैस LNG ही हो सकती है, बिकॉज ऑन शिप्स आप गैस की स्टेट में तो कोई चीज़ नहीं ला सकते. सो लिक्विड फॉर्म में आप उसको यहाँ पर लेके आते हैं एंड देन उसको LNG कैन बी कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल गैस वेरी इजीली. उसमें कोई प्रोसेस में कोई इतना बड़ा इशू नहीं. तो कोल्ड ठंडा करते हैं तो वो जम जाता है, बस उसको आप फिर से गर्म करेंगे बैक टू. बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह. तो वो इतना बड़ा मसला नहीं, बट उसकी कॉस्ट इस तरह की है कि हमारे कुछ सेक्टर्स उसको शायद बर्दाश्त ना कर सके. तो ईरान के जो गैस होगा सस्ता होगा? ईरान की गैस भी कोई इतनी ज़्यादा सस्ती नहीं है, बट अगेन इट्स रिलेटिवली चीपर देन एन LNG ऑप्शन. अच्छा, तो ये है कि दोनों ऑप्शन की बात अमेरिका बहादुर करते हैं कि आप तुर्कमेनिस्तान से ले लें, कमिंग ऑल द वे फ्रॉम ट्रबल्ड अफगानिस्तान. मसला यही है ना कि देखें, जो पाइपलाइन बनाना इतना मुश्किल कभी नहीं होता, उसकी सिक्योरिटी को मेंटेन करना, इंश्योर करना, वो काफ़ी ज़्यादा मसला होता है. और यहाँ पर मसला है कि अफगानिस्तान में गैस पाइपलाइन बनाना भी आसान नहीं है बिकॉज ऑफ द टेरेन. आपको एग्जैक्टली तो वो पहाड़ों में करना एंड देन उसको सिक्योर करना, दैट वुड बी द मेजर इशू. आपकी तो मेरे ख्याल उम्र गुजर गई, आप जब से पैदा हुए हैं अफगानिस्तान में ट्रबल ही है. मेरी उम्र तो थोड़ा ज़्यादा है, तो पता नहीं आप बूढ़े हो जाएंगे तब भी शायद वहाँ ट्रबल होगा. तो तुर्कमेनिस्तान वाली बात तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा अनरीजनेबल है. दैट आई डोंट थिंक could happen, but America is just trying to put it in to actually delay this process. That's the major thing. आप ये कह रहे हैं कि ईरान का तेल गैस आ भी जाए तो हमारा शॉर्टेज खत्म नहीं हो रहा, और वो ना आए तो क्या होगा हमारा बुरा हाल? तो बहुत बुरा हाल. अभी तो दो की बात करें, 3-4 की बात करें, बिकॉज देन आपकी जितनी कतर महंगा पड़ेगा, आपकी जितनी प्रोडक्शन है उतना ही आपका डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा. सिंपल सी बात है. एंड आपका बेसिकली जो भी डिपेंडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा सुई पे है, सुई की गैस फील्ड्स पे है, कादरपुर पे है. इस तरह की 2-3 जो बड़ी फील्ड्स हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा सप्लाई कर रही हैं. नाउ दे डू हैव रिजर्व्स इन प्लेस, मगर दे विल नॉट बी देयर फॉर एवर. एंड किसी भी ऑयल फील्ड का एक होता है कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड शुरू हो जाता है. हर चीज़ का एक डिक्लाइन तो है, वो डिक्लाइनिंग स्टेज शुरू होता है, तो बेसिकली आपके गैप तो डेफिसिट तो क्रिएट होता ही जाएगा हर साल, अनलेस यू डिस्कवर मोर देन दैट. एग्जैक्टली. अब इसमें 2-3 पॉजिटिव्स ये हैं कि OGDC ने बलूचिस्तान में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम अब अडॉप्ट किया हुआ है. इन्होंने जिन ब्लॉक में एक्सप्लोरेशन शुरू किया है, ऑल्दो उनको जो गैस वहाँ पर मिली है वो लो क्वालिटी की है, लो हीटिंग वैल्यू की है, मगर दैट कुड बी यूज फॉर पावर प्रोडक्शन. तो इस तरह की चीज़ें हैं, बट वहाँ पर रिजर्व्स काफ़ी ज़्यादा सब्सटैंशियल होने के चांसेस. सो इस तरह की डिस्कवरीज स्पेशली इन बलूचिस्तान वुड हैव टू बी देयर, कि जिससे आपका डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा कम हो. फॉर एग्जांपल जो लास्ट अराउंड 1.5 साल पहले जो तल ब्लॉक में इन्होंने डिस्कवरी की थी NWFP में, खैबर पख्तूनख्वा में तल, तो उसकी वजह से आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन आई. आपने देखा कि एक काफ़ी ज़्यादा एक सस्टेनेबल स्ट्रीम ऑफ ऑयल एंड गैस, बोथ हाइड्रोकार्बन्स आपको मिले. तो इस तरह की डिस्कवरीज इन रीजन्स में होना ज़रूरी है, बिकॉज दीज आर अनएक्सप्लोर्ड. आपने नॉर्दर्न सिंध और सदर्न पंजाब का तो पूरा एरिया आपने खोद दिया है बेसिकली, जो पोटोहार रीजन आपका कहलाता है. So now you have to move away from that and look into these areas which have quite substantial reserves, but वहाँ पर security condition कुछ इस तरह की है कि शायद वहाँ cost of production वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है. Even in Sui if you go there, तो आप उनके यहाँ तो 3 security rings हैं. So वहाँ पर अगर आप जा रहे हैं तो, no, my friend has been there, तो he tells me,
तो वहाँ पर इस तरह का कि यू आर गोइंग ऑन अ वॉर काइंड ऑफ अ थिंग, आपके साथ गार्ड्स होते हैं 10-15, आप पहले चेक पोस्ट से जाते हैं, दूसरे चेक पोस्ट से जाते हैं। सो अगर आप इस तरह की सिक्योरिटी कंडीशन में ऑपरेट करें तो फिर इसमें काफ़ी ज़्यादा मसला कॉस्ट बढ़ जाता है इसमें पुरानी पॉलिसीज का मसला है थोड़ा, बिकॉज यू टेक रॉयल्टीज फ्रॉम दीज एक्सप्लोरेशन कंपनीज एंड यू डोंट गिव देम टू द लोकल्स की कोई डेवलपमेंट हो नहीं रही है, तो जाहिर है डिसग्रंटल्डनेस उस एरिया की बढ़ती जाएगी, इसमें तो कोई हुआ नहीं। यू हैव टू गिव देम सस्टेनेबल स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यूज फ्रॉम दिस, डेवलपमेंट करवाएं, कुछ ना कुछ करवाएं, सो दैट आप खुद भी उस रीजन में जा सके विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। बलूचिस्तान के बारे में तो अलग होने की बातें शुरू हो गई अमेरिका लेवल पे, तो हम वहाँ एक्सप्लोर करना और वहाँ से निकालना, तो खैर इंशाल्लाह वो ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। थोड़ी सी आपसे मैं ये ओवरऑल समझना था सिनेरियो फॉर पेट्रोल, ये जो ऑयल गैस ऑयल साथ ही साथ निकलते हैं तकरीबन, ऑयल कितने निकल रहा है पूरे पाकिस्तान में, कहाँ निकल रहा है, और हाउ मच एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नीड इट फॉर्म्स? जो हमारा टोटल जो ऑयल निकल रहा है वो मेजरली अराउंड 50 to 55% हमारी टोटल डिमांड को पूरा कर देता है। 50 to 55% ऑफ द डिमांड, अच्छा, दैट्स वेरी गुड। बट देन अगेन हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो उससे काफ़ी ज़्यादा है, सो देन अगेन हमें हमारा इम्पोर्ट बिल काफ़ी ज़्यादा सो ऐसे बढ़ जाता है। ये बगैर आपने अच्छी बात बताई कि 50-55% तो हम कवर कर रहे हैं ना लोकल प्रोडक्ट। ये किस इलाके में ज़्यादा तेल निकला है? इसमें जो सिंध का नॉर्दर्न सिंध, सदर्न पंजाब जो पोटोहार रीजन कहलाता है, दैट्स द मेजर सोर्स ऑफ। व्हाट अबाउट बदीन एरिया? वहाँ पर ऑल्दो है मगर इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं है वो रीजन, एंड द रीजन इटसेल्फ इज रिलेटिवली स्मॉलर। अच्छा, तो पोटोहार है नॉर्दर्न सिंध आर द मेन ऑयल का, गैस का की मेजर डिपेंडेंस जैसे मैंने आपको बताया, सुई एंड कादरपुर। कादरपुर इज इन सिंध? कादरपुर इज इन सिंध, ये नॉर्दर्न सिंध के एरिया में ही पड़ता है ना, जो मैंने कहा जो पोटोहार रीजन है उसी के अंदर पड़ता है। अच्छा, ठीक ठीक, बड़ी अच्छी बात हो रही है अली साहब, मगर टाइम ख़त्म हो गया। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू मोर बट देयर इज नो टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन, आई होप पीपल लर्न अ लॉट। नाज़रीन, ऑयल एंड गैस सेक्टर पे आपने हमारी डिस्कशन सुनी। अली असगर वेरी एलोक्वेंटली एक्सप्लेन टू अस द ओवरऑल सिचुएशन। उन्होंने साफ बता दिया है कि जी 2 बिलियन जो भी बैरल वो जो होता है उनका मेजर, गैस का हमारे पास शॉर्टेज है। जहाँ तक पेट्रोल का सवाल है, हमारी जो अभी लोकल प्रोडक्शन है वो 55% मीट करती है, 45% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और ये वो बार बार ये एम्फसाइज कर रहे हैं कि ये गैप बढ़ता ही चला जाएगा, बिकॉज माशाल्लाह नहीं करके इकॉनमी बढ़ रही है। और इकॉनमी में आप हमेशा ये याद रखिएगा कि गवर्नमेंट के जो फिगर्स होते हैं 3-4% उस पर ना जाएं, क्योंकि बहुत बड़ी हमारी इनफॉर्मल सेक्टर है जिसकी डिमांड की कोई गवर्नमेंट जो है ना हमारी आज तक एस्टिमेट नहीं कर पाई है। यही वजह है कि गवर्नमेंट कुछ कहती है होता कुछ और है। तो यहाँ डिमांड बढ़ती चली जाएगी, इतनी बड़ी आबादी है, सब खा रहे हैं पी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। इकॉनमी इज़ इन दैट सेंस अगर आप नॉन गवर्नमेंट सेक्टर को देखें बूम कर रही है, तो डिमांड्स हर चीज़ की बढ़ रही है, शॉर्टेजेस हैं, मोर डिस्कवरी की बहुत ज़रूरत है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को और बढ़ाना चाहिए। और जैसा कि अली ने एम्फसाइज़ किया कि जो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ हैं बलूचिस्तान के और फाटा वगैरह के, उस तरफ हमें बहुत ध्यान करना पड़ेगा। उसके लिए हमें इमीडिएटली बहुत रैपिडली पॉलिटिकल सेटलमेंट करनी पड़ेगी इन लोगों के साथ। इसी के साथ मैं प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।